नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राउंड टेबल्स मीटिंग्स। इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा बच्चों कि राउंड टेबल्स मीटिंग्स का आयोजन ब्रिटिश सरकार क्यों करती है। कहते हैं 1927 के साइमन कमीशन व इससे पहले आए हुए एक्ट के कारण भारतीय जनता व लीडर्स इसका जमकर विरोध करते हैं। इस वजह से भारतीय लीडर्स और ब्रिटिश सरकार के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए ब्रिटिश सरकार लंदन के अंदर राउंड टेबल्स मीटिंग्स का आयोजन करती है। इसी की कंटिन्यूटी में देखने को मिलेगा तीन प्रमुख राउंड टेबल्स मीटिंग्स 1930, 31 और 32 में आयोजित करती है। सो इन्हीं को हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 5W1H के आधार पर इस टॉपिक को न केवल समझेंगे, साथ ही साथ तीनों राउंड टेबल मीटिंग्स को भी जानेंगे और देखने को मिलेगा कि ये राउंड टेबल्स मीटिंग्स का आयोजन करना क्यों जरूरी हो गया था और क्या कारण थे, इनको समझेंगे। साथ ही देखेंगे कि फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग जो लंदन के अंदर आयोजित की गई थी, कब की गई थी, किस किस ने पार्टिसिपेट किया था और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई थी, इनको भी जानेंगे। साथ ही देखेंगे सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसमें गांधी इरविन पैक्ट के बाद महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में INC पार्टिसिपेट करती है, जिसमें ये कब आई, किन किन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई और कांग्रेस को क्या क्या सफलताएं यहाँ पर मिलती है, इन्हीं बातों को भी जानेंगे। और अंत में थर्ड राउंड टेबल मीटिंग जब देखेंगे तो यहाँ देखने को मिलेगा ये कब आयोजित की गई, किस किस ने पार्टिसिपेट किया और किन मुद्दों पर चर्चा होती है, इन्हीं सभी चीज़ों को हम विस्तार से जानेंगे। आइए चलते हैं और 5W1H के आधार पर पूरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट, तो ये क्या था राउंड टेबल मीटिंग्स। इसमें देखने को मिलेगा कि ये राउंड टेबल्स मीटिंग को हिंदी में गोल मेज सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर नेक्स्ट वर्ड आता है वेयर। तो इनका जो आयोजन कहाँ पर हुआ था, लंदन में हुआ था, जिसे हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लंदन में। इसमें भारतीय लीडर्स यहाँ से लंदन में पार्टिसिपेट करने जाते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड आता है कि वैन, कब हुआ था इनका आयोजन। यहाँ पर देखने को मिलेगा 1930 से लेकर 32, मीन्स इसमें तीन राउंड टेबल्स मीटिंग्स का आयोजन किया गया था ताकि जो डिस्प्यूट्स आया हुआ है उसको सॉर्ट आउट कर सके, जिसमें आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग 1930, सेकंड 1931 और थर्ड थी 1932 के अंदर। तीन प्रमुख राउंड टेबल्स मीटिंग यहाँ पर लंदन के अंदर आयोजित की जाती है, जिसमें अलग अलग वर्गों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया था। अब ये बात वहन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट था क्यों किया था इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, फॉर कन्विंसिंग इंडियंस, भारतीय लोगों को कन्विंस करने के लिए लंदन के अंदर आयोजित किया जाता है। ऐसा क्यों कन्विंस कर रहे थे, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अभी बहुत सारे जो एक्ट आए थे उनके विरोध में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के सामने खड़ी हो गई थी और ब्रिटिश सरकार को डर था, इस वजह से उस कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना चाहती है। ये वैसे ही देख सकते हैं जैसे प्रेशर कुकर में एक वाल लगा होता है और जो सीटी बजती है, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सीटी के रास्ते उसे प्रेशर को निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर भी ब्रिटिश सरकार का एक ये भी मकसद हो सकता है कि जो गुबार भारतीय जो नेतृत्व व जनता के अंदर भरा हुआ है उसको एक साथ बैठ के सॉर्ट आउट करके भी निकाला जा सकता है, इसका ये भी ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस वजह से तीन राउंड टेबल्स मीटिंग्स का आयोजन लंदन में किया जाता है। अब चलते हैं कि इनके बैकग्राउंड्स को अच्छे से जानते हैं। बैकग्राउंड को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि अभी अभी ब्रिटिश सरकार बहुत सारे एक्ट्स लेकर आई थी, जिसके अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे 1909 के एक्ट को, फिर 1919 के एक्ट को और फिर साइमन कमीशन को जब देखते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इन लोगों के द्वारा भारतीय जनता को बांटने का काम किया था। इस वजह से भारतीय नेतृत्व व जनमानस के अंदर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा और आक्रोश भरा हुआ था। इसी वजह से देखने को मिलेगा कि यहाँ पर साइमन कमीशन
तक आते आते इसका जमकर विरोध किया जाता है और हर मोर्चे पर इसका बायकॉट किया जाता है। गो बैक साइमन स्लोगन्स होर्डिंग्स के साथ इसका विरोध करते हैं। तो इन्हीं सभी के कारण यहाँ देखने को मिलेगा और इन्हीं दबाव के कारण अब ब्रिटिश सरकार चाहेगी कि भारतीय लीडर्स के साथ कैसे और कैसे हुक और कुक समझौता किया जाए और उनको मनाया जाए, ताकि जो बात ये आती है कि वीणा के तार को इतना ढीला मत छोड़िए कि आवाज ही न निकले और इतना टाइट भी मत कीजिए कि वो टूट जाए। तो बात यही थी कि अब टूटने वाली कंडीशन पे आ गई थी। इस वजह से वो अब समझ रहे थे कि अब हमने ज्यादा किया तो दिक्कत खड़ी होगी। इस वजह से वो भारतीयों के साथ समझौता करने के लिए तैयार होते हैं और इसी के अंतर्गत राउंड टेबल मीटिंग का आयोजन किया जाता है, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग को यहाँ पर देखेंगे और चलते हैं पूर्ण रूप से इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग का आयोजन लंदन में किया जाता है, जिसकी जो शुरुआत थी 12 सितंबर 1930 को होती है और ये जेम्स पैलेस लंदन के अंदर आयोजित की जाती है। ये बात सबसे ज़्यादा IAS और RAS और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है मुझे भी पता नहीं। सो ये बात अच्छे से ध्यान रखना, कब ये आयोजित की गई और कहाँ आयोजित की गई। इसके बाद देखने को मिलेगा कि इस मीटिंग का इनॉग्रेशन इसके तात्कालिक जो यहाँ के शासक हैं जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा किया गया। वह इसकी अध्यक्षता तात्कालिक प्राइम मिनिस्टर जो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। इस मीटिंग के अंदर 89 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 57 मेंबर्स थे वो ब्रिटिश इंडिया जिसे हम देखेंगे हैं, जहां पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल था, वहां के प्रतिनिधित्व थे और 16 मेंबर्स थे जो प्रिंसली स्टेट के थे और रिमेनिंग 16 मेंबर ब्रिटेन के थे जो अलग अलग पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव थे। ये वाली बात यहाँ पर देखने को मिलती है। दोबारा देख लो, 12 सितंबर 1930 को फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग जेम्स पैलेस के अंदर आयोजित की जाती है लंदन में। इसकी जो इनॉग्रेशन है वो जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा वह अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की थी और 89 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। अब इसके बाद हमको देखने को मिलेगा हिंदू महासभा की ओर से मुंजे व जैकर पार्टिसिपेट करते हैं, साथ में मॉडरेट की ओर से सप्रू, चिंतामणि और श्रीनिवास जी पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही देखेंगे यहाँ पर मुस्लिम लीडर्स में आगा खान, मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली जैसे प्रमुख लीडर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें? फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग के अंदर। साथ में देखेंगे द सिख लीडर्स, जिसमें एंग्लो इंडियंस केटी पॉल, वाइल द फजल हुसैन वॉज अ मेंबर ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव। कहते हैं वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव की ओर से ये लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर देखने को मिलेगी कि हरिजन रिप्रेजेंटेटिव अंबेडकर जी भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सबसे ज्यादा कंपटीशन में पूछा गया है BR अंबेडकर जी हैं, तीनों राउंड टेबल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने वाले एक इकलौते व्यक्ति हैं जिसने तीनों राउंड टेबल मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था। और जो माइनॉरिटीज हैं, जो गरीब तबका है, उनकी बात को मुख्य रूप से सबसे आगे रखते हैं यहाँ पर राउंड टेबल मीटिंग्स के अंदर। ये बात भी हमको यहाँ पर देखने को मिली। साथ ही साथ देखने को मिला तो जो 16 मेंबर्स थे प्रिंसली स्टेट्स में, जो अलवर, बीकानेर, मैसूर, भोपाल, पटियाला, इनके रिप्रेजेंटेटिव थे। साथ ही देखने को मिलेगा कि दो प्रमुख ऐसे, जैसे पहला तो था कांग्रेस था और दूसरा बिजनेस क्लास था, ये दोनों इसका बायकॉट करते हैं। अब बायकॉट क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडियन कांग्रेस ने चला रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर, और यहाँ पर बिजनेसमैन भी उसी बात को समर्थन दे रहे थे और कुछ अलग मांगे भी। इसी वजह से ये फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और बात ये भी था कि ब्रिटिश सरकार भी चाहती थी कि ये पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि इनके बिना वो चाहती थी कि कांग्रेस को कैसे और हुक एंड कुक इसको दबा दिया जाए।
ताकि जो भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद की जो गतिविधियां और राष्ट्रीय भावना फीलिंग्स जो बढ़ गई थी उसको कैसे न कैसे दबाया जाए, और वो कांग्रेस को नीचा दिखा के या कांग्रेस को उसका नेतृत्व न मानकर भी किया जा सकता था। तो वैसा ही यहाँ पर ब्रिटिश सरकार करती है। तो ये वाली बात हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहते हैं बिजनेसमैन की ओर से होमी मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पर देखने को मिला है कि इस मीटिंग के अंदर जो मेन मुद्दा था वो यहाँ पर निकल के आता है कि ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट को मिलाकर भारत को एक यूनियन मीन्स संघ बनाने की बात निकल कर आती है। और साथ ही देखेंगे इन एडिशन टू सी सम बेसिक प्रोटेक्शंस द प्रोविंसेस विल बी गिवन ऑटोनॉमी, ये भी देखने को मिलता है। लेकिन कहते हैं और बिना ताज के राजा अच्छा नहीं लगता, वैसे ही भारत का जो प्रतिनिधित्व है बिना कांग्रेस के संभव नहीं था। जो ब्रिटिश सरकार की जो कूटनीति और चालाकी थी वो धरी की धरी रह जाती है, और जो फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग बिना कांग्रेस के फेल हो जाए। फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग जो बिना कंक्लूजन के खत्म हो गई थी। अब ब्रिटिश सरकार को लगा कि भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करना है तो कांग्रेस को साथ में लेना पड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री तात्कालिक जो वाइसरॉय को आदेश देते हैं कि वो जाएं और कांग्रेस को मनाएं। इसके लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा मनाने के लिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। इसमें यह था कि कांग्रेस अपना मूवमेंट को विड्रॉ करेगी और किसमें पार्टिसिपेट करेगी, सेकंड राउंड टेबल मीटिंग के अंदर। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे सेकंड राउंड टेबल मीटिंग का आयोजन लंदन के अंदर होता है, जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 को सेंट जेम्स पैलेस लंदन इन इंग्लैंड में होता है। सो ये वाली देखने को मिलेगी। इससे पहले की जो फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग थी उसका भी आयोजन लंदन में ही हुआ था। उसी की कंटिन्यूटी में सेकंड राउंड टेबल मीटिंग का आयोजन भी सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित होता है। लेकिन इस बार जो गांधी इरविन पैक्ट के बाद महात्मा गांधी जी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो 12 सितंबर को SS राजपूताना नामक शिप से यहाँ पर लंदन पहुँचते हैं। अभी यहाँ पर देखने को मिलेगा गांधी जी ज्वाइन एज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कांग्रेस। कहते हैं कांग्रेस की ओर से केवल गांधी ही एक इकलौते रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलेंगे। साथ ये बात समझ में आ गई। अब एक और बात देखने को मिलेगी, गांधी जी डिमांड करते हैं डॉक्टर M.A. अंसारी को भी साथ में लाने की, जो नेशनलिस्ट थे, लेकिन वाइसरॉय डिड नॉट एग्री। इस बात पर वाइसरॉय राजी नहीं होते हैं। अब वाइसरॉय क्यों राजी नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ पर वो भी सांप्रदायिक जहर घोलने का मानस रखती है। अगर यहां से मुस्लिम आ गया तो गांधी की बात मजबूत हो जाएगी। वो अलग से मुस्लिम्स के लिए केवल मुस्लिम लीग के व्यक्ति को ही देखना चाहती है, ताकि भारत को वो धर्म के चश्मे से अलग अलग रूप में देख सके। तो ये वाली बात थी, इस वजह से डिनाई कर देती हैं। यहां पर देखेंगे न केवल ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स और जितने भी लीडर्स थे वो अलग अलग बातों से ब्रिटिश सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, जिसमें कहते हैं कि यहाँ पर विंस्टन चर्चिल कह रहे हैं कि जो देशद्रोही फकीर जो गांधी है उससे ब्रिटिश सरकार जो बराबरी से बातें कर रही है वो बहुत गलत है। साथ में फ्रैंक मॉरिस कह रहे हैं कि अर्धनग्न फकीर जो गांधी जी हैं वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की जो सीढ़ियां जब चढ़ते हैं तो जो चढ़ने का जो दृश्य था वो अनोखा व अद्वितीय और दिव्य प्रभाव वाला था। लेकिन यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर्स क्रिटिसाइज करते हैं और ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर आपने भारत को छूट दी या संवैधानिक अधिकार दिए
तो ये ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ देशद्रोह जैसा होगा। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर सेकंड राउंड टेबल मीटिंग के दौरान निकल कर आती है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे दो लीडर जिसमें भारतीय हैं, मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू। ये दोनों यहाँ पर देखेंगे वॉइस राइस के इन्विटेशंस पर ये भी सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि अभी जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो यहाँ पर अलग अलग जो बात कहूँ तो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। ये यहाँ पर मुस्लिम्स, यहाँ पर देखेंगे जो प्रिंसेस थे, साथ में प्रिंस थे, और साथ में देखेंगे अंबेडकर जी, ये भी वैसा ही कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य भी, ब्रिटिश सरकार भी यही चाहती है ताकि उसका साम्राज्य बना रहे, और उन्हीं बातों को वो बढ़ावा भी देती है। यहाँ पर मुस्लिम लीग कहते हैं कि विच क्लेम टू स्टैंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स माइनॉरिटी। कहते हैं मुस्लिम जो है लीग है वो क्या किस लिए, मुस्लिम माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के लिए खड़ी है। जब नीचे आकर देखते हैं कि जो प्रिंस हैं, जो राजकुमार हैं, वो सब कह रहे हैं कि कांग्रेस हैड नो स्टैक इन देयर टेरिटरीज, कि कांग्रेस का हमारे क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं है, मतलब कांग्रेस की भूमिका को नकारते हैं। साथ में यहाँ पर भी B.R. अम्बेडकर जी भी कहते हैं कि दलितों के वो रिप्रेजेंटेटिव की बातें नहीं करते हैं, लेकिन इन बातों को कौन कहलवाना चाह रही है, ब्रिटिश सरकार, ताकि जब वो गांधी की बात को नकारे तो उसका प्रभाव ना दिखे। कहते हैं कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि ये देखो ये ऐसा कर रहे थे, उस वजह से हमको करना पड़ा, हम तो इंटेंशन था ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं चेस में पहले ऐसे मोहरे जमाती है कि वो खुद बैकग्राउंड में रहकर जमा रही है, लेकिन सामने फेस ना दिखे। करेगी ब्रिटिश सरकार ये सब, लेकिन बैकग्राउंड में रहकर। सो ये वाली बात देखेंगे। जब यहां पर बात आती है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिप्रेजेंटिंग द हिंदू इंटेलिजेंसिया डिमांडिंग या गवर्नमेंट, जिससे हम देखते हैं रेस्पॉन्सिबल या अंतरिम गवर्नमेंट की जब बात आती है तो हम देखेंगे बच्चों कि जब यहाँ पर ऐसी डिमांड आएगी तो मुस्लिम लीग और जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं, आगा खां हैं, ये इन सब का विरोध करेंगे। साथ ही देखेंगे B.R. अम्बेडकर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दलित प्रिसाइडेड ओवर द शेड्यूल्ड कास्ट डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट। यहाँ पर तो अब ये कहते हैं कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे हैं। अभी 1909 के एक्ट के अंदर बिना मांगे इन लोगों ने, किन लोगों ने, ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। अब इसके बाद बढ़ा रही है ताकि भारत को भारतीयों से, भारतीयों को अलग कर सके। अब यहाँ पर जो B.R. अम्बेडकर जी भी उसी की डिमांड कर रहे हैं। अब ये आगे बढ़ेगी क्योंकि मांगा है तो देंगे, तो इनका इंटेंशन ये कि कोई ये बोले, नहीं तो हम कहलवाएंगे, जैसा इन्होंने 1909 के एक्ट में किया। अब यहाँ पर ये मांग लिए तो देंगे जरूर, जिसको हम कम्युनल अवार्ड के अंदर देख लेंगे कि वो यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आती है दलित्स के लिए। अब यहाँ देखेंगे बट महात्मा गांधी गिव शेड्यूल कास्ट टू हिंदू सोसाइटी अपोज इट्स मेकिंग इट इंटीग्रल। कहते हैं इस बात को महात्मा गांधी जी नकारते हैं और कहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है वो ही हिंदू सोसाइटी का एक हिस्सा है, इस वजह से इस बात को नकार देते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की। आगे देखेंगे द डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट इज नाउ नॉट ओनली मुस्लिम्स बट also Dalit Indians, Christians, Anglo-Indians and Europeans also started doing this, and on 13 November 1937 all these groups were minority for join the action unite for the agri। अब बात ये आई है कि जो धुन इन्होंने छेड़ी है वो दूर तक आवाज जाएगी। किस बात की धुन? सेपरेट इलेक्टोरेट की। अब आवाज देने वाले प्लस आवाज को रेज करने वाले वो सारे ब्रिटिशर्स रहेंगे और भारतीय इस बात से अनभिज्ञ रहेंगे। वो तो लगेगा ब्रिटिश सरकार को अपनी सी लगेगी, लेकिन वो अपना जैसा काम नहीं करेगी और वो केवल अपने हित साधने में लगी हुई है ताकि भारतीयों को भारतीयों से अलग कर सके। और इस बात को यहाँ पर ये
बहुत सारे वर्ग नहीं समझेंगे और वो डिमांड करते रहेंगे किसकी, सेपरेट इलेक्टोरेट की। सो ये वाली बात कहते हैं। इन सभी बातों का महात्मा गांधी जी कड़े रूप से विरोध करते हैं। और देखते हैं इसी के साथ एक और बात की मांग होती है, एस्टैब्लिश ऑफ ए फेडरल कोर्ट की भी मांग आती है। गांधी यहाँ पर किसकी विरोध किए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट का। तो ये वाली बात यहाँ पर होती है, लेकिन फिर भी कोई बिना नतीजे ये मीटिंग भी फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग की तरह समाप्त हो जाती है। देखते हैं, डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी ऑफ द महात्मा गांधी द ब्रिटिश रिफ्यूज टू गिव कॉलोनियल स्वराज। यहाँ पर गांधी जी इसकी स्वराज को, कॉलोनियल स्वराज की मांग करते हैं, लेकिन रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इसी प्रकार ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी समाप्त हो जाती है। लेकिन अब इससे एक बात तो निकल के आ गई, ब्रिटिश सरकार, एक तो इनका गुस्सा भारतीयों का जो सिविल डिसोबीडियंस पे जो ध्यान था, जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, उसको ये ठंडा करना चाहती थी। इनके गुस्से को ठंडा करना चाहती कि भाई साहब हमने भी आपसे पूछा था, और बातें अपनी थोपनी थी, तो वो काम करने में अभी तक आगे अपने आप को रख पा रही है। लेकिन गांधी जी भी कम नहीं थे। कहते हैं ट्राई टू सर्टिफाइड कांग्रेस एज ए नेशनल, कहते हैं कांग्रेस को भारतीय राजनीति का चेहरा बना पाए। कहते हैं कि कांग्रेस ही भारतीय राजनीति है या उसकी मेन मुख्य निर्धारण करता है। दूसरी बात देखें, डिमांड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। और साथ में गांधी जी यहां पर आकर क्या कहते हैं, किसकी डिमांड कर रहे हैं, जो 1929 के जो लाहौर अधिवेशन में टोटल स्वराज, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हुई है, उसको भी रखते हैं। डिमांडिंग इंडियंस कंट्रोल ओवर द फुल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड डिफेंस। और साथ में यहाँ पर मांग करते हैं फुल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और डिफेंस की भी ये मांग करते हैं। तो ये वाली बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। ऑन 1 दिसंबर 1931 द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंडेड विदाउट एनी कंक्रीट डिसीजन। कहते हैं बिना किसी समझौते के सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग्स भी समाप्त हो जाती है। और कहते हैं 28 दिसंबर 1931 को गांधी रीच बॉम्बे फ्रॉम लंदन एंड अप ऑन रीचिंग इन इंडिया देयर एज ए रश टू वेलकम। कहते हैं कि भारत में जब गांधी जी मुंबई पहुंचते हैं तो बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है गांधी जी के स्वागत के लिए। तो गांधी जी यहाँ कहते हैं कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन भारत की इज्जत को दांव पे लगाकर नहीं आया हूँ। जैसा गुजराती कवि मेधानी ने जो कहा था कि अंतिम जो जहर का प्याला भी गांधी जी पी जाइए, तो जो गांधी जी कहते हैं कि मैंने सब कुछ किया लेकिन अपनी इज्जत को दांव पर लगा के नहीं आया। और इसी प्रकार सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग भी खत्म हो जाती। अभी तक दोनों राउंड टेबल मीटिंग्स बेनतीजे मींस बिना किसी कंक्लूजन के समाप्त हो गई थी। और यहाँ पर तीसरी राउंड टेबल मीटिंग जो 1932 में भी बुलाई गई थी। अभी सर सैमुअल शॉवर इस समय भारत के जो सेक्रेटरी हैं वो भी बेमन से इसका आयोजन करते हैं, लेकिन बिना इच्छा के। इसी के अंतर्गत देखने को मिलेगा 17 नवंबर 1932 को यहाँ पर आयोजित की जाती है, जिसमें 46 जो मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बच्चों कि इसमें रॉयलिस्ट एंड कम्युनिस्ट जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो राजा प्रिंसली स्टेट से, कम्युनिस्ट से ये लोग और लिबरल से ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ ब्रिटेन की ओर से लेबर पार्टी रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द इनएफेक्टिव एंड रिप्रेजेंटेशनल कॉन्फ्रेंस। कहते हैं यहाँ पर देखेंगे कि 46 मेंबर ने तो पार्टिसिपेट किया, लेकिन यहाँ था जिसमें इनके जो जितने भी चाटुकार या इनके फॉलोअर्स थे केवल वही लोग यहाँ पर जाते हैं और बाकी लोग इसका विरोध करते हैं। तो इस प्रकार इसमें भी कोई खास बात नहीं होती है, लेकिन कहते हैं कि एक बात यहाँ पर देखने को मिलेगी, कांग्रेस इसका बायकॉट करती है। एज द रिजल्ट द कॉन्फ्रेंस कुड नॉट रीच एनी कंक्लूजन। ये भी बाकी दो मीटिंग्स की तरह थर्ड मीटिंग भी बिना कोई कंक्लूजन के ही
होती है। इट ओनली रेक्टिफाइड द डिसीजन ऑफ द प्रीवियस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड डिसाइड ऑन फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। केवल यहाँ पर एक ही बात आती है नए संविधान की, और कहते हैं द कॉन्फ्रेंस एंडेड ऑन 24 दिसंबर 1932। इस प्रकार देखने को मिलेगा कि इससे पहले 2 राउंड टेबल्स मीटिंग आयोजित हुई थी और बिना किसी कंक्लूजन के खत्म हुई थी, वैसे ही उसी की कंटिन्यूटी में ये 3rd राउंड टेबल मीटिंग भी खत्म हो जाती। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और उस बच्चे तक जरूर पहुंचाइएगा जिसको सबसे ज्यादा इन कंटेंट्स की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।